अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। डिस्कस करेंगे आज कार्ल यूंग की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यूंग एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था फ्राइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसको, और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। सो डिस्कस करते हैं आज यूंग्स एनालिटिकल थ्योरी। यूंग का कंप्लीट नेम कार्ल गस्टाव यूंग था और ये एक साइकियाट्रिस्ट और साइको एनालिस्ट था जो कि स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करता था, और इन्होंने फाउंड किया था एनालिटिकल साइकोलॉजी को। यूंग ने साइकियाट्री, एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी और रिलीजियस स्टडीज़ के ऊपर बहुत सारा काम किया। और सबसे पहले जो फ्राइड से इनकी मीटिंग हुई थी वो विनिया में हुई थी 3 मार्च को और 1907 में। कार्ल यूंग जो है इन्होंने फ्राइड के साथ बहुत सारा काम किया और मुख्तलिफ जो चंद वजूहात हैं उनकी बिना पर जो है कार्ल यूंग ने साइको एनालिटिकल थ्योरी के ऊपर काम करने की बजाय इन्होंने अपनी एनालिटिकल थ्योरी को डेवलप किया। यूंग की जो एनालिटिकल थ्योरी है इसके बेसिक 4 पार्ट्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी टाइप्स है, डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। ये भी फ्राइड की थ्योरी की तरह 4 बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। Okay, first of all we will discuss about the structure of personality. स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, यूंग जो है वो बिलीव करता था कि जो स्ट्रक्चर है पर्सनैलिटी का वो 3 बेसिक कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज़ कॉन्शियस ईगो, सेकंड इज़ पर्सनल अनकॉन्शियस एंड द थर्ड इज़ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कॉन्शियस ईगो जो है ये मैनेज करती है इंसान की, किसी भी पर्सन की, किसी भी पर्सनैलिटी की जो कॉन्शियस थॉट्स हैं, सेंसिटिविटीज़ हैं, फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, मेमोरीज़ हैं, इन सब को जो कॉन्शियस में मौजूद हैं इन सब को ये मैनेज करती है। और यही जो कॉन्शियस मेमोरीज़, थॉट्स, फीलिंग्स हैं ये इंसान के कॉन्शियस में मौजूद होती हैं, और यही जो कॉन्शियस ईगो है ये पर्सन को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाने की जो एबिलिटी है वो पैदा करती है। और इसके साथ साथ जो पर्सनल अनकॉन्शियस है और कलेक्टिव अनकॉन्शियस है इन दोनों के दरमियान भी बैलेंस कायम करने में पर्सन की हेल्प करती है। और अगर इन दोनों सिस्टम में से पर्सनल अनकॉन्शियस से और कलेक्टिव अनकॉन्शियस इन दोनों सिस्टम में से अगर कोई एक डोमिनेंट हो जाए ईगो, कॉन्शियस ईगो में, तो जो पर्सनैलिटी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, ऐसा कहना है यूंग का। और इसके साथ हम देखें पर्सनल अनकॉन्शियस को, तो पर्सनल अनकॉन्शियस में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जिनको पर्सन जो है वो भुला देना चाहता है, जिनको पर्सन जो है वो दबा देना चाहता है। और क्योंकि ये ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसी इवेंट्स होते हैं जो पर्सन के लिए इरिटेटिंग होते हैं और पर्सन जो है वो इनको याद नहीं करना चाहता। और इसी तरह ये जो पर्सन के एक्सपीरियंस हैं, इवेंट्स हैं, ये हर पर्सन के एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यूंग ने अफ्रीका, मेक्सिको, बरतानिया, अमेरिका और हिंदुस्तान के कुछ एरियाज़ का विज़िट किया और इनमें से लोगों के कल्चर, रिलीजन, एक्टिविटीज़, सेक्सुअल रिलेशनशिप, मोरल, सोशल वैल्यूज़ को स्टडी किया। और जिन पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था उनके भी मोरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ और रिलीजियस एक्टिविटीज़ और कल्चर को स्टडी किया। और ये नतीजा अखज़ किया कि जो फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे इनहेरिट होती हैं पर्सन में, सेम इसी तरह जो फीलिंग हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो ट्रेंड्स हैं और जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पर्सन जो है वो इनहेरिट करता है अपने फोर फादर्स से। तो ये है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या है कि इनहेरिटेड टेंडेंसीज़ हैं, इनहेरिटेड एक्सपीरियंस हैं, इवेंट्स हैं जो कि पर्सन अपने फोर फादर से इनहेरिट करता है। ओके, नाउ वी मूव ऑन द आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स आर द इनहेरिटेड टेंडेंसी विदिन कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड इनेट determinants of mental life. A person behaves similarly to forefathers who face similar situations. आर्कीटाइप्स जो हैं ये इमेजेस हैं, ये सैम्बल्स हैं। अकॉर्डिंग टू यूंग ये इनहेरिटेड टेंडेंसीज़ हैं जो कि मौजूद होती हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस में।
इनहेरिटेड टेंडेंसीज में ऐसे एक्सपीरियंस हैं, ऐसी मेमोरीज़ हैं, थॉट्स हैं, रीजनिंग्स हैं जिनका रिलेशन जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से होता है, और ये वही कलेक्टिव अनकॉन्शियस है जहाँ पर हम अपनी थॉट्स, मेमोरीज़ और कल्चर या ट्रेंड्स को हम अपने फोर फादर से अडॉप्ट करते हैं या फोर फादर से इनहेरिट करते हैं। और आर्कीटाइप्स जो हैं ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद होते हैं। आर्कीटाइप्स क्या हैं? मेमोरीज़, एक्सपीरियंसेस, रीजनिंग, थॉट्स, और यही इनहेरिटेड टेंडेंसीज जो हैं ये पर्सन में इनबोर्न मौजूद होती हैं, और पर्सन जो है वो इन आर्कीटाइप्स को इनहेरिट करता है अपने फोर फादर से, और फिर सेम सिचुएशंस में अपने फोर फादर की तरह ही बिहेव करता है। इसी तरह यूंग ने बहुत सारे आर्कीटाइप्स का जिक्र किया जिनमें बेसिक जो हैं वो 5 आर्कीटाइप्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। फर्स्ट इज़ पर्सोना। पर्सोना जो है ये एक ऐसा मास्क है जिसको पर्सनैलिटी, कोई भी पर्सन जो है वो यूज़ करता है, जिस तरह का वो नज़र आना चाहता है उसी तरह का वो रूप बनाकर अपना सोसाइटी के सामने आता है। जैसे पर्सोना जो है पर्सनैलिटी के चैप्टर में भी हमने देखा था कि पर्सोना एक ऐसा मास्क है जो कि थिएटर में काम करने वाले फेस के ऊपर लगाकर जिस तरह की एक्टिंग करना चाहते थे वो उसी बिहेवियर को वो रिप्रेजेंट करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में पेरेंट्स का जो रूप है, जो पेरेंट्स का पर्सोना है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो माँ है वो बच्चे की देखभाल करेगी, और जो बाप है बच्चे का वो जो है वो बच्चे की फाइनेंशियल और सोशल नीड्स को पूरा करेगा। तो ये है पर्सोना। इसके बाद है एनिमा एंड एनिमस आर्कीटाइप्स, जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं एक ऐसा आइडिया जिसमें पर्सन जो है वो सम कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं पर्सन में अदर सेक्स की। जैसे एनिमा है, एनिमा जो है वो रेफ़र करता है फेमिनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ मैन, एंड द एनिमस जो है वो रेफ़र करता है या डिनोट करता है मस्कुलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ वुमेन। एनिमा जो है इसमें कुछ मेल्स हैं, उनमें जो है वो फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, लाइक शाइनेस हो गया या इनोसेंट लाइक। और जो फीमेल हैं ये इनमें जो है वो मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, लाइक कॉन्फिडेंट है, बोल्डनेस हो गया या ब्रेव हो गया, इस तरह से। तो ये दोनों ऐसे आर्कीटाइप्स हैं जिसमें अपोजिट जो जेंडर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं शैडो। शैडो का जो आर्कीटाइप है ये भी फ्राइड के इड की तरह, फ्राइड के जो इड का सिस्टम है उसके साथ ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, और अकॉर्डिंग टू यूंग जो ये डार्कर सेल्फ है जो कि रिप्रेजेंट करती है पर्सन के इमोरल और अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर और एक्टिविटीज़ को, और ऐसी अर्जिज़ को जिनको पर्सन जो है वो पूरा नहीं कर सकता, या नॉर्मल हालात में पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस में रिप्रेस करता रहता है। और इसके साथ साथ यूंग का ये भी कहना है कि जो शैडो है इसका अगर डार्क साइड है तो इसकी पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड में जो पर्सन है वो क्रिएटिव होगा और डीप इमोशंस के साथ ज़िंदगी की तमाम जो नेसेसरी नीड्स हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिवेल्प करता रहता है, और जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है वो एक बहुत इफ़ेक्टिव या बहुत अच्छी पर्सनैलिटी डिवेल्प हो जाती है। ओके, लास्ट जो आर्कीटाइप है वो है सेल्फ। सेल्फ जो है, सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कीटाइप दैट इज़ ऑर्गेनाइज एंड बैलेंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अनकॉन्शियस। सेल्फ जो है वो पर्सनैलिटी को यूनिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेल्फ जो है वो पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है, जो कि पर्सन को कंप्लीट करती है, पर्सन को हार्मनी प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ डिफरेंट एबिलिटीज़ को डेवलप करती है। ओके, सेकंड जो पार्ट है यूंग एनालिटिकल थ्योरी का वो है पर्सनैलिटी टाइप्स। यूंग ने 1933 में पर्सनैलिटी डिफरेंसेस का जिक्र किया और कहा कि जो पर्सनैलिटी है इसकी साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं। जो साइकोलॉजिकल टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं, एक एटीट्यूड है और एक फंक्शंस के अकॉर्डिंग है। पर्सनैलिटी की जो टाइप्स हैं, एटीट्यूड के अगर हवाले से बात करें तो इसमें आ जाता है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। यहाँ पर अगर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी में आप लोग देखें तो यहाँ पर है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो है वो नॉर्मली आउटवर्ड होते हैं, ओपन होते हैं, और ऐसे लोगों का जो लिबिडो है वो सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाला होता है, और इसके साथ साथ पर्सनैलिटी जो है ये
सेल्फ कॉन्फिडेंट होती है। और ऐसे लोग जो हैं ये प्रेजेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं बजाय पास्ट और फ्यूचर के। और ऐसे लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं। इन लोगों में ज़्यादातर जो हमारे सियासतदान हैं या जो मिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और इसके साथ साथ एडवेंचरस जो पीपल हैं ये शामिल होते हैं। और अगर इसी के साथ साथ इंट्रोवर्जन की बात करें तो इंट्रोवर्जन में जो है वो पर्सनैलिटीज़ अपनी सोसाइटी में कम इंटरेस्ट लेते हैं, नॉर्मली शाय होते हैं और हेजिटेट होते हैं, अपनी सेल्फ में इंटरेस्टेड होते हैं, सोसाइटी में कम इंटरेस्ट लेते हैं। और इसके साथ साथ इस पर्सनैलिटी का जो लिबिडो है वो अपनी सेल्फ की डेप्थ में ही गुम रहता है और सोसाइटी या इन्वायरमेंट से अलग होकर अपनी ही दुनिया में ये लोग रहना पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये लोग जो हैं ये प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल की बजाय ये नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ऐसे लोगों में जो है वो पोइट्स शामिल होते हैं और आर्टिस्ट या फिलोसफर और कई मजहबी जो पर्सनैलिटीज़ हैं या जो मजहबी लोग हैं वो शामिल हैं। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं रैशनल और इरेशनल को। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की जब हमने बात की तो इनमें हमारे पास 2 टाइप्स आगे आ जाती हैं, रैशनल और इरेशनल। यूंग ने पर्सनैलिटी को एटीट्यूड और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था और इसके साथ साथ उसने पर्सनैलिटी को रीजनिंग और इमोशन के अकॉर्डिंग भी पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, रैशनल और इरेशनल। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में इसकी जो टाइप्स हैं ये सेम रहेंगी, इनके जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी सेम रहेंगी। रैशनल में ऐसी पर्सनैलिटीज़ ली जाती हैं जो कि फीलिंग और थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपने फैसले जो हैं वो करती हैं, या कह लें कि अपने जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको यूज़ करके ज़िंदगी के तमाम तर फैसले करती हैं और अपनी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करती हैं। और इसके साथ इरेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेंसिंग शामिल होती है और इंट्यूशन शामिल हो जाती है इरेशनल में। इरेशनल में जो पर्सनैलिटी है वो अपनी 5 सेंसेस का यूज़ करती है और किसी भी फैसले को करने के लिए या डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर इंट्यूशन की बात करें तो इंट्यूशन जो है ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें पर्सन की जो 6 सेंस है, कह लें कि वो जो सेकंड आई जिसे कहते हैं, वो पर्सन की ऑन होती है और पर्सन जो है वो अपने अनकॉन्शियस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करता है, फैसले करता है, या कह लें कि फ्यूचर की जो है वो प्रेडिक्शन भी करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के साथ सेम रहेंगी। फीलिंग और थिंकिंग के अकॉर्डिंग रैशनल में काम किया जाता है, सोच समझकर होशो हवास के साथ चीज़ों को देखा जाता है और फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन फाइंड किया जाता है, या फिर जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इरेशनल जो है यहाँ पर सेंसेस को यूज़ करके, यानी जो छठी हिस्स है उसका यूज़ करके और इंट्यूशन का यूज़ करके जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। और इसके साथ साथ कह लें कि लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं। इसी तरह अगर हम 4 फंक्शन जो हैं पर्सनैलिटी के, अगर हम इनको डिस्कस करें तो यहाँ पर थिंकिंग है, वही चीज़ है। थिंकिंग में ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो रैशनल हो और अपनी ज़िंदगी के तमाम तर जो फ़ैसले हैं वो करने की सलाहियत रखती हो, जो हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले हैं वो करती हो। और इसके साथ साथ पर्सन जो है वो क्रिएटिव होता है, आर्ट और लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ऐसे लोग। ओके, नेक्स्ट है सेंसेशन। सेंसेशन इज़ द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ फिज़िकल ऑब्जेक्ट। सेंसेशन में ऐसी पर्सनैलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो अपने तमाम तर मामलात को डील करने के लिए फैक्ट्स और रियलिटीज़ और डिटेल इन्फॉर्मेशन को प्रेफर करती हैं। ऐसे पर्सन जो हैं वो आइडियाज़ और थेरीज़ और रियलिज़म और इसके साथ साथ कॉमन सेंस के साथ काम करने वाले होते हैं। इसके बाद है फीलिंग। फीलिंग में ऐसे पर्सन शामिल होते हैं जो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, लाइक अच्छी बुरी गुड बैड की जो इंटेंसिटी है उनको उसको बहुत जल्द महसूस कर लेते हैं। और इसके साथ साथ दूसरों के साथ इन लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन में ऐसी पर्सनैलिटीज़ शामिल होती हैं जो चीज़ों को अनकॉन्शियसली परसीव करती हैं। ऐसे लोग जो हैं वो प्रैक्टिस की बजाय थ्योरीज़ और को प्रेफर करते हैं और ऐसी पर्सनैलिटी जो हैं वो प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। ऐसे लोग फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में भी ये लोग जानते होते हैं, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये हमेशा डाउट में रहते हैं और हर चीज़ को टेस्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। वही सेम चीज़ें हैं जहाँ पर जैसे हमने पहले बात की रैशनल और इरेशनल की। रैशनल में हमने फीलिंग और थिंकिंग के बारे में बात की थी, इरेशनल में सेंसिंग और
इंट्यूशन की बात की थी तो सेम वही सेंसेशन और इंट्यूशन वाला कि ये लोग जो हैं वो अपनी सिक्स सेंसेस को यूज़ करते हैं और जो है फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्जन में सेम रहें। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन द डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड कंसेप्ट है यूंग की एनालिटिकल थ्योरी का। डायनामिक्स ऑफ पर्सनैलिटी में हम डिस्कस करेंगे लिबिडो को और प्रिंसिपल्स ऑफ लिबिडो को। लिबिडो को समझने से पहले आप ये देखें कि यूंग ने पर्सनैलिटी को पर्सन और इन्वायरमेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन का नाम दिया था। पर्सनैलिटी को पर्सन और इन्वायरमेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन का नाम दिया था पर्सनैलिटी को, और इससे साइकी यानी इस इंटरेक्शन को साइकी का नाम देता है। साइकी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और साइकी जो है ये फिक्स नहीं होती, बल्कि ये एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहती है। और जो पावर या जो एनर्जी इस एक्टिविटी को या इस साइकी को एक एक्ट से दूसरे एक्ट की तरफ मूव करती है, वो एनर्जी लिबिडो है। ठीक है, यहाँ पर पर्सनैलिटी को सबसे पहले यूंग ने डिस्कस किया था कि जो पर्सनैलिटी है वो इंटरेक्शन है, और ये जो इंटरेक्शन है ये साइकी है, और फिर ये साइकी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहता है। और फिर इस साइकी को ये जो इंटरेक्शन है ये साइकी है, इसको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है, जो पावर यूज़ होती है, दैट इज़ लिबिडो। ओके, यही जो एनर्जी है, ये जो लिबिडो है, ये दो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करती है। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस एंड द सेकंड एंट्रोपी। यहाँ पर हम एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, वो है साइकी वैल्यू। साइकी वैल्यू एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी अमाउंट है जो कि पर्सन जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए यूज़ करता है। ये साइकी जो है ये वही लिबिडो है। लिबिडो की जितनी पावर है, जितनी अमाउंट वो यूज़ करेगा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ से कुछ जो स्ट्रेसर हैं उनको कम करने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जितनी वो वैल्यू यूज़ करेगा साइकी की, वो साइकी वैल्यू है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिबिडो को। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, जो साइकी एनर्जी है ये इक्वली डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस में ये जो लिबिडो है या जो एनर्जी है ये इक्वली डिवाइड हो जाती है पर्सनैलिटी के तमाम ऑर्गन्स में या ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनैलिटी में। इस तरह हर ऑर्गन को ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत के अकॉर्डिंग साइकी एनर्जी मिलती है। यहाँ ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी का मतलब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आ पर्सनैलिटी। इस तरह जो साइकी एनर्जी के डिवाइड होने से पर्सन की डेवलपमेंट जो है वो बेहतर तौर पर होती है, और पर्सनैलिटी का इन एनर्जीज़ के दरमियान जो बैलेंस है वो भी बरकरार रहता है। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एंट्रोपी प्रिंसिपल को। एंट्रोपी एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि पर्सनैलिटी में, जो पर्सनैलिटी का जो सिस्टम है उसमें बैलेंस कायम करती है एनर्जी का। एंट्रोपी के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गन या स्ट्रक्चर की तरफ साइकी एनर्जी का प्रेशर ज़्यादा होता है, साइकी वैल्यू जो है वो उस साइकी एनर्जी को कम प्रेशर वाले ऑर्गन की तरफ जो है वो मूव कर देती है। इस तरह फिर जो एक्टिविटी कम एनर्जी ले रही होती है तो ज़्यादा एक्टिविटी वाली एनर्जी जो है वो कम की तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। तो ये है एंट्रोपी। ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लास्ट कंसेप्ट को, जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यूंग का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब कि हर पर्सन का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाए। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पर है सेल्फ की रियलिटी को जानने और हासिल करने, और इसके तमाम तर जो एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको उजागर करना और उन्हें तरक्की देकर अरूज तक पहुँचाना, उन्हें डिवेल्प करना और उन्हें फुल पोटेंशियल के साथ पर्सनैलिटी से अवेयर होना, अपनी सेल्फ से अवेयर होना जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि बीइंग ट्रूथ टू योर सेल्फ। तो इसके साथ यूंग ने पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में 3 स्टेजेस का जिक्र किया, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। चाइल्डहुड जो है ये पर्सनैलिटी का फर्स्ट पीरियड होता है। इसमें बच्चा मॉरल और सोशल और इसके साथ साथ जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं या रिलीजियस जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो स्टार्ट हो जाती है। वैल्यूज़ सीखता है सोसाइटी की, और सोसाइटी में रहने के तरीके और आदाब जो हैं वो सीखता है, ऐसा कहना है यूंग का। और इसके बाद यूंग ने कहा था एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है ये सेकंड पीरियड है,
और चाइल्डहुड के बाद अडल्टहुड का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है और इसमें बच्चे की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो भी हो रही होती है और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल तौर पर बच्चा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और अपनी और दूसरों की जो गुड और बैड हैबिट्स हैं उनके बारे में भी अवेयर हो जाता है। इसके बाद है अडल्टहुड। अडल्टहुड जो है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का थर्ड और लास्ट जो स्टेप है या जो कह लें कि स्टेज है, और ये जो स्टेज है ये तमाम उम्र जारी रहती है और इस स्टेज में बच्चा जो है वो सोच समझकर और अपने होशो हवास के साथ काम करता है। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपनी एबिलिटीज़ और अपनी क्वालिटीज़ के से भी अवेयर हो जाते हैं और अपनी जो लाइफ है उसको डेवलप करने के लिए जो अपनी सेल्फ है वो सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक यूंग एनालिटिकल थ्योरी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।